मैं कोठे पर नाचती थी। एक दिन एक सेठ हमारे कोठे पर आया। उसने मुझे अपने पास बुलाया और 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर मैंने उस सेठ से 1 हफ्ते का समय मांगा और सोचने लगी, क्योंकि इतने पैसे कमाने में मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। मैं भी अब नाच कर पैसे नहीं कमाना चाहती थी और मैंने उस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन पहली ही रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मेरे पास आया था वह सेठ नहीं बल्कि मेरा नाम निम्मी है। मेरे पिताजी का कोई पता नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि माँ ने कभी हमें नहीं बताया था। माँ ने कभी भाई के सामने भी जिक्र नहीं किया था। मेरा एक छोटा भाई भी था जो एक पैर से विकलांग था। एक दिन मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। किस्मत ने मुझे नाचने वाली बना दिया। मैं नाच कर लोगों का दिल बहलाती थी। जिस दिन सेठ ने मुझे 1 करोड़ की ऑफ़र दी, उस दिन मैं पूरी रात चैन से सो नहीं पाई। जब भी आँख बंद करती तो मुझे नोटों की गड्डियाँ दिखाई देती। जब मेरी आँख खुलती तो मुझे वही पुराना कमरा और छत पर पंखा दिखाई देता, जो पुराना और ख़राब होने के कारण बहुत हल्का चलता था। मैं पसीने से भीग गई थी। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो पाया कि मेरा भाई, जो मेरे बराबर में था, पसीने से बेखबर सो रहा था। कल तक मैं भी गर्मी से थकी हारी सो जाती थी, लेकिन यह जो वाक़या आज मेरे साथ हुआ, इसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैंने अभी अपने मालिक से 1 हफ्ते का समय मांगा था और जब मैं घर वापस आई तो मैं लगातार यही सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, यह एक बहुत बड़ी रकम होती है। पर मेरे भाई के ऑपरेशन से मेरी सारी समस्याएं हल हो सकती थी और फिर सेठ के 1 करोड़ रुपयों से मेरी सारी समस्याएं हल हो सकती थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ सेठ ने मुझसे मांगी थी वो भी कोई छोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं किसी से प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं उसके साथ वो सब कैसे कर सकती थी जिसके लिए वो मुझे 1 करोड़ रुपये दे रहा था? पहले तो मालिक की बात सुनते ही मैंने मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मुझे अपने भाई का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसने कहा, वो मुझे 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, 3 दिन में जवाब दे दो। मैंने हामी भरी और घर आ गई। जब से मैं घर आई मेरा पूरा ध्यान उस सेठ की बातों में था। मैं उस कोठे में नाचती ज़रूर थी, पर वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझसे जलती थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। सभी चाहती थी कि मैं नाचना छोड़ दूँ। वहाँ एक लड़की थी, जिया, जो मेरी जगह लेना चाहती थी। वो मुझे मीराबाई की नज़रों में बदनाम करके वहाँ से निकाल देना चाहती थी। मीरा ताई मुझसे बहुत खुश थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे काम से बहुत खुश थी। मीरा ताई मेरी हर बात मानती थी। मैं उस कोठे में पूरी तरह संतुष्ट थी। मुझे आज़ादी थी। मैंने जब मीरा ताई को सेठ के बारे में बताया तो वो बोली, बेटा देखो, तुम जो सोचो और जो तुम्हारा दिल करे वो कर सकती हो। मैं बहुत छोटी थी तब से इस कोठे में नाच रही हूँ। यहाँ एक पुलिस वाला जो रोज़ आता था और मुझ पर पैसे उड़ाता था, लेकिन ये सब जिया को पसंद नहीं था कि वो पुलिस वाला मुझ पर पैसे उड़ाए या मुझे देखे, क्योंकि जिया उस पुलिस वाले को पसंद करती थी। जिया कहती थी, आखिर ऐसा क्या है तुम में जो सब तुम्हें पसंद करते हैं? मैं भी तो खूबसूरत हूँ। तो मैं भी मुस्कुराकर बोलती, ये तो मैं खुद नहीं जानती। अगर मुझे सब पता होता तो मैं अपने भाग्य में यहाँ का दरवाज़ा कभी नहीं चुनती। मैं सम्मान की रोटी खाना पसंद करती, यार लोगों के बीच शर्मिंदा ना होती। ये बात उस पुलिस वाले ने सुन ली। वो मेरे पास आया, मुझ पर मेहरबान होकर कहने लगा, मेरे पापा की एक कपड़े की फैक्ट्री है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिला सकता हूँ। मैंने उसका धन्यवाद किया और उसने मुझे वहाँ नौकरी दिला दी। वहाँ बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े बनाए जाते थे और मुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया। मैं उन औरतों की सुपरवाइज़र थी जो वहाँ कपड़े सिलती थी। जिस तरह से मालिक मेरे साथ नम्रता और प्यार से पेश आते थे, बाकी कर्मचारियों के प्रति उनका रवैया ऐसा नहीं था। वो अन्य कर्मचारियों से सख्त लहजे में बात करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ। अक्सर महिलाएं मुझसे कहती थी कि हम पिछले 3 वर्षों से इस कारखाने में काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारा वेतन नहीं बढ़ाया है और आप कुछ ही महीनों से ही यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने आपका वेतन बढ़ा दिया और आपको बोनस भी दिया। आखिर आप किस तरह का काम करती हैं? मैं खुद मालिक की इस दयालुता का कारण नहीं समझ पा रही थी। एक महिला कहने लगी कि मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हैं, इसलिए इस पर मेहरबानी कर रहे हैं, वरना इस लड़की में और कोई खूबी नहीं है। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अपनी जुबान पर काबू रखो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं तो फिर जाकर मालिक से पूछो, मुझे दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी चिल्लाकर अपने लहजे में कहा। जब बात ज़्यादा तेज हुई तो स्टाफ के कई लोग इकट्ठा हो गए और मुझसे लड़ने लगे। बात मालिक तक पहुंची। जब मालिक कारण पूछने लगे तो मैंने भी बिना किसी झिझक या संकोच के मालिक को वो सारी बातें बता दी जो महिलाएं मेरे बारे में कह रही थी। जब मैंने सबके सामने बात बताई तो मालिक की घूरती नज़रें सभी महिलाओं पर थी
और वो महिलाएं मालिक का रवैया देखकर शर्मिंदा थी। मालिक ने कहा कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से किसी की भी सैलरी बढ़ा सकता हूँ। तुम लोग कौन होते हो किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले? लेकिन मालिक के गुस्से और लहजे से सभी महिलाएं अवाक रह गई। मालिक ने कहा कि अगर भविष्य में किसी ने ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की धमकी सबने मानी और मुझे भी सुकून हो गया था। लेकिन शायद मेरी यह सोच गलत थी। चंद महीनों के बाद हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं घबरा कर रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, कहीं नहीं जाऊं। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। छुट्टी के बाद सब औरतें जा चुकी थी। जब कोई कर्मचारी छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते तो मैं कैसे रह सकती थी, और वह भी अकेली, क्योंकि आदेश सिर्फ मेरे लिए था। सभी महिलाएं छुट्टी के बाद जा चुकी थी और अन्य कर्मचारी भी जा रहे थे, लेकिन बॉस अपने ऑफिस के कमरे में बहुत शांति से बैठे थे। मैंने उनसे पूछने के लिए दरवाज़ा थोड़ा सा खोला कि उन्हें जो भी काम है मुझे बता दें, अन्यथा वह मुझे भी छुट्टी दे। अपने ऑफिस में बॉस ने मुझे बुलाया, मुझे अंदर आने की इजाज़त दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक आपको क्या कहना है बताइए तो। उन्होंने कहा, हम ऐसे बात नहीं कर सकते, आप अंदर आइए और यहाँ मेरे सामने बैठिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई में पहनी घड़ी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मालिक ने कुछ बात नहीं की, बल्कि वह बस मुझे ध्यान से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं अजीब-अजीब विचारों से ग्रसित होने लगी थी। मेरे मालिक ने जो मुझसे कहा उसके बाद मेरा मन उलझन में पड़ गया। उन्होंने कहा कि तुम वाक़ई बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। अपने मालिक के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैंने उनकी तरफ बड़े ही खतरनाक भाव से देखा। वो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ये नौकरी नहीं करनी है। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। मेरा भाई घर पहुँच गया होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे मुँह से ये सब सुनकर मेरे मालिक ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, क्या तुम्हारा भाई भी है? मैंने कहा, हाँ। मैंने देखा कि ये सुनने के बाद मेरे मालिक के चेहरे पर कुछ देर के लिए एक अजीब और अद्भुत खामोशी छा गई। बाद में उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के पास नौकरी है तो तुम नौकरी क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मेरे भाई की तनख्वाह बहुत कम है, वो पास में ही एक छोटी-सी दुकान पर काम करता है। वो अपाहिज है, उसके इलाज के लिए मुझे ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। मुझे अपने भाई का सपोर्ट करना है। जब हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, और अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम कल से काम पर आओगी। वो काफ़ी उदास भरे लहजे में कह रहे थे। मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा भाई घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया। दोनों भाई-बहन खाना खाकर सोने वाले थे। अचानक भाई मुझसे लिपट कर रोने लगा। उसे बहुत दुःख होता था, पर अब वो खुश था कि अब मैं डांस नहीं करती बल्कि इज़्ज़त से काम करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। पर मैं गलत थी। मेरे बॉस कुछ ही दिन तक चुप रहे, पर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपको क्या कहना है? वो कहने लगे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर तुम मेरी मजबूरी दूर कर दो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं यह सुनकर चौंक गई। उसने कहा कि वह मुझे अभी 1 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। यह इतनी छोटी बात नहीं थी कि मैं मान जाती। पहले तो मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोच कर जवाब दूँ। मैं सोच में थी क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और यह मेरी ज़रूरत और मुद्दे का समाधान था। इसलिए मैंने 1 हफ्ते का समय माँगा। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफ़िस से बाहर जाने लगी तो उसने मुझसे कहा कि वो 3 दिन तक इंतज़ार करेगा। मैं तुम्हें इतना समय नहीं दे सकता। मैं उन 3 दिनों में जवाब दे सकूँ, जिसका मतलब था कि मुझे अपने भाई से इस बारे में बात करनी थी। अब तक हम दोनों भाई-बहन एक-दूसरे का साथ दे रहे थे और एक-दूसरे को समझाकर अपनी स्थिति सुधार रहे थे। हम दोनों इसके लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहे थे। पर अब जो बात मुझे अपने भाई से करनी थी, वो छोटी बात नहीं थी। मुझे 90% यकीन था कि वो मना कर देगा और 10% उम्मीद थी कि शायद वो मान जाए और मुझे समझने की कोशिश करे। अगर मेरा भाई मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी, उसके बाद हम अमीर हो जाते। मेरा भाई अपने पैर का ऑपरेशन करा लेता और हम बहुत खुशहाल जीवन जी सकते थे। पर वो इतनी आम बात नहीं थी कि मैं बिना किसी झिझक के अपने भाई से बात करती। मुझे ये भी डर था कि कहीं वो गुस्से से मेरे मुँह पर थप्पड़ ना मार दे, क्योंकि इससे उसकी इज़्ज़त पर आँच आएगी और कोई भी लड़का अपनी बहन के खिलाफ ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पूरी रात बस यही सोच रही थी, मैं अपने भाई से कैसे बात करूँ? मेरे पास 3 दिन थे जिसमें मुझे कोई निर्णय लेना था। हमारे खर्चे ज़्यादा थे और पैसे कम थे। हमारी परिस्थिति के कारण हम दोनों साथ में काम करते थे और फिर 1 महीना गुजरता था, उसके बाद ही हमें वेतन मिलता था। हम कभी अपना घर नहीं बना पाते। हालाँकि मैं कड़ी मेहनत कर रही थी ताकि पैसे बचाकर हम अपने भाई का ऑपरेशन करा सकें।
मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भाई मेरी बात मान जाए। मैंने अपने भाई की पसंद का खाना बनाया। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, "ये चीज़ मत बनाओ। जब तुम इतनी महँगी चीज़ बनाओगी, हमारा खर्च कैसे चलेगा? हमारे घर के क्या हालात हैं? ये वो पैसे हैं जो हमारे लिए 4 दिनों का साधारण खाना बनाने में खर्च होते हैं।" उसने कहा, "तुमने एक ही दिन में इतना अच्छा खाना बनाया है।" मैंने खाना प्लेट में रखते हुए कहा, "क्या अब हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि हम पैसा बचाएँगे तो वहाँ काम आएगा?" यह सुनकर वह कहने लगा, "जी हाँ, परिस्थिति तुम्हारे सामने है, यह सब हमारे नसीब में है।" उसने रोटी का निवाला तोड़ा और खाने लगा। मैंने कहा, "मुझे एक ऑफ़र मिली है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं।" ये बात सुनने के बाद वो खाना खाना भूल गया था और पूछने लगा, "वो कैसा ऑफ़र है?" मैंने डरते-डरते धीरे-धीरे पूरी बात बता दी। वो बहुत शांति से मेरी बात सुन रहा था, पर खाना वही छोड़ दिया। पर मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा और मेरी तरफ देखते रहा। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पूछने लगा, "वो कैसा ऑफ़र है?" मैंने डरते-डरते धीरे-धीरे पूरी बात बता दी। वो बहुत शांति से मेरी बात सुन रहा था, पर खाना वहीं छोड़ दिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा और मेरी तरफ देखते रहा। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ पूछूँ या नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने बॉस को मना कर दूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, "तुमने मुझे बहुत बड़े परीक्षा में डाल दिया है, लेकिन जितनी रकम तुम्हारे बॉस ने कही है, वो रकम इतनी ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ।" शायद वो भी मेरी तरह उलझन में था और उसी परेशानी से गुज़र रहा था कि क्या करूँ और क्या ना। फिर उसने मुझे कहा कि, "बहन देखो, तुम उसे एक बच्चा दोगी तो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना?" मैंने उससे वादा किया और कहा, "बिल्कुल नहीं।" फिर तुम्हें याद है वो रवि जो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे ज़रूर अपनाएगा और अगर नहीं अपनाएगा तो फिर तुम हो ना, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने अपने भाई से झूठ बोला क्योंकि रवि मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुका था। मेरे भाई ने कहा, "ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मानो।" दरअसल मेरे मालिक ने ये कहा था, उसने कहा कि वो निसंतान है और उसकी पत्नी बाँझ है, उसके बच्चे नहीं हो सकते और वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि सारा कारोबार और संपत्ति उसकी पत्नी के नाम पर है। वो कहने लगा कि उसे एक सुंदर बच्चा चाहिए क्योंकि तुम सुंदर हो, तो तुम्हें देखकर उसे ये ख्याल आया था, इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा मेहरबानी कर रहा था। मुझे तो बस बच्चे चाहिए, 1 करोड़ अच्छी रकम है, जिसमें तुम दोनों भाई-बहन की हालत ठीक हो सकती है और तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा। ये बात मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। मेरे भाई को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था, तो मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने भाई की सहमति दे दी। फिर वही हुआ, मालिक ने कार मेरे घर भेज दी। मैं और मेरा भाई उस कार में बैठ गए। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गए। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो मुझे मजबूरी में बर्दाश्त कर रही थी। और मैं भी मालिक से प्यार नहीं करती थी, मेरा मकसद भी पैसे वसूलना था। मालिक के साथ रहते हुए मुझे सिर्फ़ 2 ही महीने हुए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो ख़ैर इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं मिली क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थे, मेरा प्यार नहीं। मैं अभी भी रवि से प्यार करती थी, लेकिन मालिक बहुत खुश थे। वो मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। और उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी। वो मेरे खाने-पीने का बहुत ख़्याल रखती थी। वो खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी मुझे दूध पिलाती, मेरी दवाई समय पर देती। मैं दिन और महीने गिन रही थी ताकि जल्द से जल्द मेरा बच्चा हो जाए और मेरी जान बच जाए। मेरे पास पैसे आ जाए और मैं अपने भाई के साथ अपना जीवन जीऊँ। जब भी मैं अपने भाई को फ़ोन करती तो वो बहुत दुखी हो जाता और कहता है कि मैंने तुझसे कह तो दिया लेकिन मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ये सब महसूस हो रहा था कि ये कोई छोटी-सी बात नहीं थी। लेकिन मैंने उसे कहा कि अब तो बहुत कम समय बचा है, तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो? बस कुछ महीनों की बात है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, मालिक मुझे आज़ाद कर देंगे, फिर हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। हम एक बहुत ही सुंदर घर खरीदेंगे जिसमें ऐशो-आराम का हर सामान होगा। मेरी बात सुनकर वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते थे। मेरे आँखों में तो अब ख्वाब सजने लगे थे। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, मैं सोच रही थी कि मुझे 1 करोड़ कैसे खर्च करने हैं। फिर वो समय भी आ गया। मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, मैंने बच्चे को अपने मालकिन को सौंप दिया। अपने भाई के पास चली गई। लेकिन घर का दरवाज़ा खटखटाते-खटखटाते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि ये दरवाज़ा तोड़ दें। मुझे पता था कि मेरा भाई इस समय घर पर ही होता है और कहीं नहीं जाता। फिर वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत डर गया था। मोहल्ले वालों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैंने चीखना शुरू कर दिया था। वो मेरा दुःख बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इस दुनिया से चले गए थे। मैंने 4 दिन रोते हुए बिताए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय मालिक के पास वापस जाने और उनसे सहारा माँगने के अलावा। कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के घर पहुँची,
मालिक बहुत खुश थे, अपनी पत्नी को गले लगाए हुए थे और बच्चे को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगे और बोले कि बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने भाई के पास जाने की। अपना 1 करोड़ रुपए का चेक तो ले जाती जिसके लिए तुमने ये सब किया। मैंने जेब से चेक निकाला और मुझे थमा दिया और बोले तुम आज़ाद हो। यह सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा। पैसे तो आ गए लेकिन मैं बेबस और अकेली रह गई जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा।